नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कुछ दर्शक भी हमारे नमस् साथ जुड़ने लग जाएँगे, उन सबका भी स्वागत कर लेते हैं। तो अंजू जी पड़ोस नमस्कार। नमस्कार, आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब आपको लग रहा है कि विष्णु, मोहन साथ आ गए हैं, प्रेम से दिया जलाया जाएगा और भजन होगा राजस्थान में। आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है? एग्ज़ैक्टली। देखिए, क्या मास्टर स्ट्रोक्स हैं मोदी जी के। आई एम तो सरप्राइज़्ड, ये आदमी कैसे सोचते हैं। ये मोदी शाह जो है, इनकी जो जोड़ी है, ये तो कमाल की है। सारे के सारे पंडित धाराशाही, सारे के सारे जो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कि ये आएगा, वो आएगा, ये जाति का ये चक्कर है, उसके कारण ये ना कभी यादव आ जाते हैं, कभी पंडित आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कोई और ही चेहरा आता है, जिसका नाम भी सुना नहीं कभी भी। यही एक चीज़ है जो मोदी जी को बाकी सबसे अलग करती है और इसीलिए ये खुशी कभी नहीं हो रही। और मज़ेदार पता है क्या है? जितने भी जर्नलिस्ट या टीवी डिबेट्स देखो सबने सारे नाम गिनाने शुरू कर दिए थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो जो नाम नहीं गिनाते, वही सामने आता है। सही पता क्या है? मैंने जब सारे के सारे जो एनालिस्ट हैं, इनके नाम जोड़े, तो मुझे पता लगा कि 115 विधायक हैं, सबके उन्होंने नाम द गिना दिए, इनमें से कोई हो सकता है। और बाद में वो बोले कि देखिए मैं तो प्रेडिक्ट किया था कि ये आएगा, उसका नाम आ गया। भई आपने 115 का नाम ले लिया, तो उसके बाद हुँ, किसी न किसी का तो आएगा ही। ये तो हालत है इनकी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। पर ये हाँ। पहली बार विधायक बने और देखिए पहली बार में वो सीएम बन गए। देखिए, क्या होता है कि व्हेन यू आर अ परफॉर्मर, देन यू डिज़र्व और मोदी जी की खासियत है, जो क्लीन है, काम किया हुँ, हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसी को चूज़ करते हैं और संघ का भी उसके ऊपर आशीर्वाद है। दैट मीन्स पक्का हिंदू है, सनातनी है। ये एक मैसेज है पूरे भारत को, काम करना पड़ेगा। ये हुँ, आपका जो पुराना टैग है कि मैं रानी, मैं राजा, तो मैं इतने पैसे वाला, मेरे घर में 450 करोड़ रुपया भी पड़ा है, सोना भी पड़ा है, रजिस्ट्रियाँ भी पड़ी हैं। मुझे ऐसे आदमियों की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन से जुड़ा हुआ सनातनी पक्का हो, तभी आपका नंबर आएगा और यही चीज़ शायद अब बाकी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी लगता है कि हो सकता है कल को मैं भी सीएम बन जाऊँ। वो और जी-जान बिल्कुल, से काम करेगा और यही चीज़ चाहिए हमें। बिल्कुल और ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है और एक अच्छी और फीलिंग मुझे आ रही है क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि वहाँ पर कोई आर्मी बेस है, वहाँ पर आत्मघाती हमला हो गया है। अंजू जी, कोई डेरा डेरा जगह है जहाँ पर टीटीपी के लोग डेरा डाल के बैठे हुए हैं परमानेंटली और हुँ, उन्होंने जो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी डेरा डाल के बैठी हुई थी, उसे उन्होंने 72 हुरों के पास पहुँचा दिया। अब ये इसको मैं खुशखबरी बोलूँ कि दुःख बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि लोगों की जान गई है। सनातनी हुँ, होने के धर्म के कारण हम दुःख प्रकट कर सकते हैं उनको कि भई आपके आर्मी के जो ये लोग हैं, ये ऊपर चले गए। लेकिन हमारा सनातन एक और चीज़ भी बोलता है, जैसी करनी वैसी भरनी और कर्मा भी बोलता है, जो आप हुँ, करेंगे वो आपको करना भुगत वापस भुगतना पड़ेगा। अब इनके जो जवान हैं वो रात को सो रहे थे, हुँ, तब इनके ऊपर हमला किया गया। अब आप याद कीजिए भारत का वो टाइम जब हमारे भी जवान सो रहे थे, उन्हें जाकर मारा गया था। और अगर आप नंबर भी चेक करेंगी तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहे हैं। जितने हमारे जवानों को इन्होंने मारा था, उतने इनके भी मारे गए। दैट मीन्स कर्मा ने अपना हिसाब-किताब बराबर कर दिया है। और उसी पोज़ीशन में, उसी टाइम पर जाकर अटैक किया गया है। अब हुँ, आप थोड़ा-सा याद कीजिए मोदी जी की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था, "मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूँ, मेरी पेशेंस को टच मत करना।" हुँ, पहली बात ये। दूसरा, मैं हुँ, नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कराया है। प्लीज़ हुँ, इसका गलत मतलब मत लेना, मैं सिर्फ़ याद दिला रहा हूँ हिस्ट्री कि मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूँ। दूसरा, क्या पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए? भाइयों-बहनों बताइए। तो सभी लोग जो वहाँ बैठे थे यूके में सबने बोला हाँ, देना चाहिए। तो आज बेशक वो भारत करवा रहा है, बेशक वो कर्मा करवा रहा है या इनकी अपनी करनी करवा रही है। आप कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। इनको शायद अब एक मौका दिया जा रहा है भारत की तरफ से, सुधर जाओ, वरना हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वो किसी की तरफ से हो। और सेकेंडली जो ये जो क्लेम किया है अटैक का, वो हुँ, किया है जैसे टीटीपी, जिसका हुँ, फुल फॉर्म है टुकड़े-टुकड़े पाकिस्तान। तो उनका तो नारा ही है कि टुकड़े-टुकड़े पाकिस्तान हमने करने हैं, तो वो अपना काम करते जा रहे हैं। तो हमें उसमें ना तो दुःख देने की ज़रूरत है, शोक प्रकट करने की ज़रूरत है, ना खुशी करने की ज़रूरत है। इनका अपना इंटरनल मैटर है।
इनको एन्जॉय करने दीजिए और पाकिस्तान इन्होंने बनाया भी तो इसी काम के लिए था, तो लेट देम एन्जॉय। लेकिन हमें शुक्रिया करना चाहिए तालिबान का, जो आज की डेट में नमक हमारा खा रहे हैं। पर सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में तो पिछले दिनों से लगातार एक कतार सी लगी हुई है, 72 उरें भी मुझे लगता है ओवरटाइम कर रही होंगी, क्योंकि एक के बाद एक भारत के दुश्मन जिनको पनाह दे रखी थी आईएसआई ने, सब के सब टपकते ही जा रहे हैं। आज हम किसी की बात करते हैं, जिस वक्त बात करते हैं उसी वक्त कोई और टपक गया होता है। तो ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? देखिए अजय जी, ये होना ही था जब आपने इतने ज़्यादा साँप अपनी बैकग्राउंड में सँभाल के रखे हों, उनको कब तक आप सँभालेंगे? और सँभालने के लिए पैसा भी चाहिए। पैसा है नहीं, सारे एटीएम्स बंद हो गए। अभी इनका एटीएम तो कांग्रेस थी, कांग्रेस का ही एटीएम उठा के ले गए, तो वो एटीएम इनके पास पैसे पहुँचाएगा कैसे? तो इनकी जो आज दुर्गति है, वो इसलिए है कि कांग्रेस के पास खुद के पास एटीएम नहीं रहा, तो इनको पैसे बचाने के लिए कोई सिस्टम रहा नहीं है। और जो फेक करेंसी का पूरा रैकेट सोनिया गांधी गांधी जो चलाती थी भारत के अंदर, वो भी इनके साथ मिलकर इनको भी पैसे पहुँचाए जाते थे और ये खुद भी उसमें से पैसे खाती थी। इसका भी खुलासा बहुत लोगों ने किया है। तो ये जब सारा सिस्टम बंद हो गया, अब ये सारे साँपों को भी उनको दूध भी पिलाना है, कैसे पिलाएँगे? पैसा चाहिए उसके लिए, वो है नहीं। इसलिए अब ये मजबूरी बन गई है पाकिस्तान की, इन्हें टपकाने के लिए। हमारे लिए अच्छी खबर है कि हमें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा, हमने सिर्फ़ उँगली हिलाई है हल्की-सी और ये हमारी भाषा के ऊपर काम करते जा रहे हैं। हम उँगली उड़ाते हैं, 2-4 आदमी उनको टपकाने पड़ते हैं। तो मोदी जी तो रोज़ बैठे ऐसे-ऐसे कर रही है कर ही जा रहे हैं। तो इनको वो आदमियों को टपकाना पड़ रहा है। एक्चुअल में मोदी जी तो माला ही जप रहे थे, इनको लग रहा है कि इशारा आ रहा है, बस यही फ़र्क है। लेकिन बहुत से लोग तो अभी देखिए हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनके कमेंट आने भी शुरू हो गए। एक अतुल लिख रहे हैं कि रा की साजिश। तो ये रारा रूरू तो रोने लग जाते हैं पाकिस्तान के लोग भी, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि पहले तो हर छोटी बात पर वो के लिए वो भारत पर दोष मढ़ देते थे और कहते थे भारत ने करवाया है। लेकिन जितने भी आतंकवादी पिछले दिनों टपकते जा रहे हैं, उस मामले में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान भारत पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थोप रहा है, बल्कि रू रू रारा रोते रहते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर एक बार भी ये नहीं कहा गया कि ये भारत की साजिश है या उन्हें शक है। ऐसा क्यों है? ये रवैया क्यों बदल गया है पाकिस्तान का, आईएसआई का और पाक आर्मी का? देखिए, पहली बात ये है कि जो आप बोल रही है कि राह की साजिश है, ये भी बोलना बंद कर दिया है। इवन कि टीवी एंकर्स भी आपको बड़ा खुलकर ये बातें नहीं बोलते हैं। उन्हें हम्म, मालूम है कि जब-जब इन्होंने ये नाम लिया कि राह की साजिश है, उसके बाद और बड़ा अटैक किया गया पहले से भी। तो हम्म, फिर उन्होंने बोला राह की साजिश है, तीसरा अटैक पहले 2 से भी बड़ा। अब इन्होंने बोलना ही बंद कर दिया, उसके बाद इक्का-दुक्का जो कहीं न कहीं एक आधा आदमी टपकाया जाता है, कभी इंजेक्शन लग जाता है, कभी हार्ट अटैक से मर जाता है, कभी वो वैसे ही मर जाता है सदमे में आकर। तो ये जो चीज़ें हैं, उन्होंने देख लिया, अगर हम राह का नाम लेंगे, तो हम्म, इन्हें वैसे ही मारा जाएगा जैसे अब तक ये देखते आ रहे हैं। एंड अंजू जी, मोदी सरकार है, पाकिस्तान को भी मालूम है अगर हमने एलिगेशन लगाने की कोशिश करी, ये हमें और बुरी तरह से मारेंगे और ये जो कई लोग पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनके साथ जब शोज़ पे जाता हूँ, तो वो हम्म, बोलते हैं कि ये आपका कराया हुआ है। ये आप हमारे खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं। तो मैं उनको ओपनली बोलता हूँ कि भई साजिश होती है छुप कर। हम तो हम्म, ओपनली बोल रहे हैं कि हम आपके साथ अब वही हरकतें करेंगे जो आप हमारे साथ करते रहे हैं। और अजीत डोभाल जी का तो बड़ा ओपन स्टेटमेंट है कि हम्म, फॉर मी इट इज़ वेरी ईज़ी टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान विदाउट फायरिंग अ बुलेट कि मुझे गोली भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा पाकिस्तान के। उनकी फॉल्ट लाइन्स ऐसी हैं जिसे एक्सप्लॉइट करना मुझे आता है। भई 7 साल रहे हैं वहाँ पर, ही नोज़ पाकिस्तान के टुकड़े कैसे करने हैं। ये टीटीपी अच्छा काम कर रहा है और उन्हें और प्रोत्साहन की ज़रूरत है, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर में आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर मॉरल सपोर्ट करता था। आज टीडीपी वालों को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो तरक्की के ऊपर लगे हुए हैं। कभी स्टॉक मार्केट को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है, कभी इंडियन इकोनॉमी को 10वें नंबर से 5वें पर, अब तीसरे पर लेके जाना है। मोदी जी के पास ये टाइम नहीं है। तो शायद आप और मैं जैसे काफ़ी टाइम होता है हमारे पास, हम ही जो है टीटीपी को सपोर्ट करने का काम कर सकते हैं और हमारे पीछे 140 करोड़ लोग
और भी हैं जो सपोर्ट करने के लिए टीटीपी को तैयार है मॉरली। हम फाइनेंशियल और इनको ज़रूरत नहीं है, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वी आर रेडी टू गिव और इसी चैनल के माध्यम से और अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, टीटीपी वाले भी हमारी जो वीडियोज़ हैं सुनते हैं, हमें मालूम है, उनके कमेंट्स भी आते हैं कई बार। हम हुँ, आपको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आप करते जाइए। आपको जो अननोन जो लोग हैं, जिनकी आप हेल्प लेते हैं, वो भी हुँ। आप लेते जाइए और अगर आपको लिस्ट चाहिए, हम आपको और भी लिस्ट भेज सकते हैं। कुछ और लिस्ट है जो मोदी जी ने शायद आपको नहीं भेजी है, हम भेज देंगे, उसमें कई लिब्रांडो भी आते हैं। तो ये काम आप प्लीज़ हमारे लिए कर लीजिए। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। पर पाकिस्तान में तो सदमा कल के भी लग गया होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाने के फैसले पर, क्योंकि वो जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया था उसमें बहुत सारे वही नेता थे, वही पार्टियां थी जो पाकिस्तान प्रेमी हैं, जो हर दूसरे दिन ये बोलती हैं कि पाकिस्तान से बात करो कश्मीर के मुद्दे पर। अब तो पचड़ा ही खत्म हो गया, टंटा ही खत्म हो गया, स्यापा ही खत्म हो गया। तो अब तो वहां पर आपने तो बहुत सारे पाकिस्तानी पत्रकारों से कल बात की होगी, उनके प्रोग्राम्स में गए होंगे, तो वहां पर किस तरह का रोना धोना मचा हुआ है इस फैसले के बाद? मैंने इसके ऊपर आज भी वीडियो बनाया है, कल भी मैं उनके चैनल्स पे गया था, उन्होंने बुलाया भी था, बड़े शौक में थे। तो वो शौक पे थे, हम शौक पे थे, हम शौक से गए थे। तो मैंने आज भी बनाया कि इनका रोना और धोना, दोनों ही बंद नहीं हो रहे। रोना तो हम समझते हैं, धोना इसलिए कि पेट में इतनी ख गड़बड़ी हो गई है, दस्त लगे हुए हैं, बार-बार धो-धो के आते हैं, तो भी इनका पेट क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, 370 मैंने उनको बोला भई 370 हमारा आर्टिकल हमारा, कश्मीर हमारा, सुप्रीम कोर्ट हमारी, गवर्नमेंट हमारी और तुसी कौन? तुम क्यों बोलते हो बीच में भई कि हम आपने 370 खत्म कर दिया? भई इट इज़ अ मैटर व्हिच इज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट है। हमने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया और आप बोल रहे हो कि ये कश्मीरी यूथ जो है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अबे तुसी कौन? आर यू रिप्रेजेंटिंग द कश्मीरी यूथ ऑफ आवर कंट्री? नॉट एट ऑल। वो बोलते हैं यहाँ पर कश्मीरी यूथ इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने उनको थोड़ी-सी वीडियो दिखा दी कि कश्मीर इसके बाद वहाँ पर नॉर्मल है। कोई भी वहाँ पे दंगा नहीं हुआ, पथराव नहीं हुआ, गोली नहीं चली, दुकानें बंद नहीं हुई, स्कूल भी चल रहे हैं, कॉलेज भी चल रहे हैं और गवर्नमेंट के ऑफिस भी चल रहे हैं। बिल्कुल। आप बोल रहे हैं कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लाल चौक पर तिरंगा भी लहराया हुआ है, किसी ने भी कोई हरकत नहीं करी। दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड आप बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो यूनाइटेड नेशंस में जाएँगे और बोला किसने है? उनका जो टेम्पररी टेम्पररी फॉरेन मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जो भी है, जिसका नाम जलील है। तो जलील मीन्स जलील, तो उसको जलील ही होना था, तो उसने ज़लालत वाली ही बात कर ली थी। कर दी अगले ने कि हम यूनाइटेड नेशन जाएँगे, हम यूरोपियन यूनियन में जाएँगे, हम तो ये ओआईसी की मीटिंग भी बुलाएँगे कि भई कश्मीर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने हरकत करी है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ मोदी जी। मोदी जी ने 24 के इलेक्शन को जीतने के लिए ये जानबूझकर काम कराया है। अंजू जी, इनकी मानसिकता यही है। 2019 में भी इन्होंने ऐसे ही नाच-गाने करे थे क्योंकि जो इनकी आर्मी है, आपको मालूम है, उनको भी शौक है कि इनके हुक्मरान इनके सामने नाच-गाना करते रहे। तो इनको ये करना पड़ता है, अदरवाइज़ आर्मी इनको लात मार के बाहर निकाल देगी। वैसे भी ये टेम्परेरी हैं, ज़लील। तो ज़लील होने के लिए आए थे, तो आर्मी ने भी जानबूझकर एक ज़लील आदमी को रखा कि अगर कोई ज़लील कर भी देगा, तो बोलेगा यार मेरा नाम है, नाम ही लिया होगा ताकि उसको ज़लालत थोड़ी महसूस ना हो। तो इसीलिए उसको चूज़ किया गया। आप समझिए बात को, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। आपको अभी समझ नहीं आई? नहीं, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और मुझे ये भी समझ में आ रहा है सर कि उनको डर तो अब पीओके को लेकर लग रहा है। अब वो ये नहीं सोच रहे यस, कि कश्मीर के अंदर हमने जितना रायता फैलाना था हम फैला चुके हैं। उनको लग रहा है कि अब किसी दिन अचानक से खबर आएगी कि पीओके भारत ने अपने पास वापस ले लिया है। अब तो डर उनको ये सता रहा है। देखिए एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी। 75 सालों से हमने एक ही बात सुनी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हुँ, हमने कभी भी दूसरी स्टेटमेंट कोई और सुनी ही नहीं। जब हुँ, से मोदी जी आए हैं, तब से एक ही बात आ रही है, पीओके को हम भारत में मिलने नहीं देंगे। दिस इज़ कॉल्ड अ टर्न अराउंड और यही बात है जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हम अपनी ज़िंदगी में ये बात सुन सकते हैं। अब तो वो कश्मीर की बात बोलते नहीं है कि हमें श्रीनगर चाहिए, वो बोलते हैं मुज़फ्फराबाद को कैसे बचाना है, हमारी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। दैट मीन्स द टेबल्स हैव टर्न अराउंड और जो उनके पास गिलगिट का एरिया है, पीओके का एरिया है, वहाँ से जो आवाज़ें आती हैं, हम हुँ, भारत के साथ मिलना चाहते हैं, जो वहाँ पर एक माहौल है बिज़नेस का,
वहाँ पे तरक्की है भारत के अंदर। वो लोग भी बोलते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें नौकरियाँ चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें सुख शांति चाहिए। हमारे हाथ में आपने पत्थर दे दिए, वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ। और और इस कर चीज़ों को करने से हमारी तो नस्लें खराब हो गई हैं। हमें मिला क्या? कुछ भी नहीं। और हम आज वो पीओके में जो एरियाज़ हैं, जब आप वीडियोज़ देखती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कि 200 साल पुराना कोई एरिया है। बिल्कुल। टूटी-फूटी सड़कें हैं, गंदे-गंदे घर हैं, छोटी-छोटी गलियाँ हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। साँस भी आना मुश्किल है। और जब यहाँ देखते हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने क्या बोला था कल? कि हमारे यहाँ पे प्राइसेज़ हाई हैं। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज दिया है, एनीबॉडी फ्रॉम इंडिया कैन कम एंड बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे प्राइसेज़ और बढ़ जाएँगी। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ एक, क्योंकि मैं 20 साल से श्रीनगर जा रहा हूँ। वहाँ पर जो प्राइसेज़ हैं, वो दिल्ली की प्राइसेज़ से भी ज़्यादा है ऑलरेडी। और अब हुँ, जब पूरे भारत के लोग वहाँ जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं, तो वहाँ पे जो प्राइसेज़ है और ज़्यादा शूट हो जाएँगी। ये आप पीओके वालों का हाल देख लीजिए, वो बेचना भी कोशिश करेंगे, तो कोई लेने को वही, तैयार नहीं है। भई इतनी बिल्कुल। भुखमंगी जगह पे जाएगा कौन? जहाँ ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, ना सड़कें हैं, ना एयरपोर्ट है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पानी पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली सर नहीं वो है, 8 कुछ भी नहीं है। किलो तरसते रहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इस वक़्त हमारे साथ जतिन टेलर भी जुड़ रहे हैं। मैसेज किया उन्होंने, अंजू जी, सुमित जी वाचिंग यू फ्रॉम अफ्रीका। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम जतिन जी। हम सब लोग, हमें अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर-दूर से लोग हमें देख रहे हैं और भारत आपके दिल में वहाँ पर बसता है। और जय श्री राम तो हमारे इष्ट हैं। देखिए 22 जनवरी को क्या कुछ होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, वो हम सबके लिए बड़ा गौरवान्वित पल होगा। पर मुझे पाकिस्तान का ये समझाइए कि पाकिस्तान की हालत भी तो पीओके जैसी ही है। उनको कश्मीर चाहिए, जो उनके पास है वो संभलते तो है नहीं। पर सर इतने सालों से सुमित जी, भारत जो था वो हमेशा डिफेंसिव रहा है। हुँ। अगर हम 2014 से पहले की बात करें, हम आक्रामक होकर हमने उनके जो कमजोरी वाले पॉइंट्स थे उनको कभी छुआ नहीं। लेकिन अब 2014 के बाद हम जिस तरह से पाकिस्तान को घेरते हैं तमाम मुद्दों पर, पीओके का हो, गिलगिट बाल्टिस्तान का हो, तो किस तरह से वो तिलमिलाता है। अब उसकी पोल पट्टी खुलती है ना, आप कहते हैं ना उसकी पूंछ पे किसी ने पैर नहीं रखा, अब रखा है मोदी सरकार ने। देखिए, पहली बात ये अंजू जी, आई विल डिसएग्री ऑन वन पॉइंट कि जो हम्म, पाकिस्तान की हालत है, वही पीओके की हालत है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पीओके की हालत अफ्रीका की जो सबसे बुरी कंट्री है, सबसे पिछड़ी हुई कंट्री है, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। इन्होंने इतना बेवकूफ़ बनाया कश्मीरियों को कि जिसका हम्म, कोई हद ही नहीं है। अब भारत के जो जेएनके है, आप उसकी हालत देखिए, कोई भी हम्म, आप कंट्री का कोई भी जो विकसित पार्ट है, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो कश्मीर वहीं पर आता है। वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, किसी भी स्तर पर कम नहीं है भारत के किसी भी स्टेट के, क्योंकि भारत का ही पार्ट है। हम्म, पाकिस्तान ने कभी भी पीओके को अपना पार्ट माना ही नहीं, हम्म, उन्हें सिर्फ यूज़ किया उग्रवाद उग्रवादी खड़े करने के लिए। दैट इज़ व्हाई हम्म, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब एरिया है, वहाँ पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन पीओके के साथ इन्होंने दोगले वाला हरकत करी है। इसीलिए पीओके के लोग अब पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते। दे आर सेइंग हमें भारत के साथ मिलना है। देखते हैं क्या होता है। एज़ फार एज़ जवाब की बात करी कि पहले कभी भी जवाब नहीं दिया जाता था, अभी हमने पूँछ के ऊपर ही पैर रखा हुआ है। मैं कहूँगा पूँछ के ऊपर तो हम पैर रखते ही नहीं है, पूँछ तो हम्म, हमने काट ही देनी है। अब हमने उनके जो हुक्मरान हैं, उनको मिट्टी में मलीत किया हुआ है और चेहरे के ऊपर मोदी जी का पैर है, हिलने भी देते नहीं हैं। अब फ़र्क क्या है? हम्म, जो काम पाकिस्तान भारत की कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम्म, भारत के अगेंस्ट ही षड्यंत्र रचते थे, वही काम हमने पाकिस्तान के साथ किया जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। आपको हम्म, याद होगा इमरान खान वाज़ अ एसेट मैंने तो कई बार ओपनली बोला है। ही यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा जो भी एनआरआईज़ हैं, भारतीय हैं, उनसे ये पैसे लेता रहा है और पैसे लेने के बाद वो हमारी भाषा बोलता था। हमारी भाषा थी तुम वो ही काम करो जो कांग्रेस भारत के साथ करती रही है। भारत के टुकड़े कराने की बात करती रही है, तुमने वही काम करना है और आर्मी का तुमने मुँह काला करना है तभी तुम्हारे हम्म, कंट्री में तरक्की आएगी। वो इमरान खान ने हमारे कहने पर 2 काम बहुत अच्छे करे। एक पूरी डिविजन्स कर दी। आज देखिए खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, हम्म, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, एक-दूसरे के साथ बात भी करना पसंद नहीं करते। वहाँ की जो पुलिस है वो एक-दूसरे के ऊपर बंदूकें ताक के खड़ी हैं कि तुम हम्म, अगर हमारे इलाके में आए, पुलिस भी, तो हम तुम्हें मार देंगे। ये इमरान खान को हम थैंक्स करते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, जो उन्होंने
पाकिस्तान आर्मी को एक्सपोज किया है और बच्चा-बच्चा वहाँ पर आर्मी को बोलता है, हमारी दुर्गति अगर है आज की डेट में, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ यू। हुँ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी की ऐसी हालत हमने कभी हुँ, देखी नहीं, थैंक्स टू इमरान खान। और ये काम वही किया है मोदी जी ने, जो पहले कांग्रेस के साथ मिलकर वो भारत के साथ करते थे। आपने देखा होगा अभी भी जैसे-जैसे पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है, वैसे-वैसे कांग्रेस की भी हालत खराब होती जा रही है। जब कांग्रेस फल-फूल रही थी, पाकिस्तान भी फल-फूल रहा था। ये डायरेक्ट कनेक्शन आपको समझ आ रहा होगा, इसीलिए हमने उनकी पूँछ काट दी है, चेहरा उनका मिट्टी में मलीत है, मोदी जी सिर के ऊपर पैर रख के, उनको दबा के बैठे हुए हैं और ये और प्रेशर बढ़ता जाएगा। थर्ड टर्म आने दीजिए, उसके बाद आप देखिए होता है क्या। और आप सोचो फंड की कमी तो महबूबा मुफ्ती को भी हो रही होगी, फारूक अब्दुल्ला को भी हो रही होगी, वहाँ जितने भी वो अलगाववादी संगठन थे उन्हें भी हो रही होगी जम्मू कश्मीर में, अभी तो रोक आ रहे हैं वो क्योंकि पहले तो अच्छा खासा पैकेज केंद्र सरकार से जाता था कश्मीर के लिए, जिसका कहीं कोई लेखा-जोखा नहीं था, किसके खाते में जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कोई वो नहीं था। वही पैसा जो था और फिर हवाला से पाकिस्तान से कितना पैसा आता था, तो इसीलिए तो रोक आ रहे हैं, तभी तो कल कह रहे थे कि अभी तो ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है, घबराना नहीं है, यही तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी। मैंने आपको कल भी बोला था, घबराना नहीं है। ये स्टेटमेंट थी इमरान खान की। वो बेचारा किधर है आज की डेट में? मैं उसको बेचारा बोलता हूँ, बहुत ही सीधा-साधा, कुछ सूंघने वाला आदमी और जिन जो है उनकी सारी उनकी सपोर्ट के कारण वो हाँ, प्रधानमंत्री बना हुआ था और उसने भारत के लिए जो काम करे हैं, वो दाद देनी पड़ेगी। हमारी पूरी शुभकामनाएँ हैं उसके साथ कि वो जल्दी से बाहर आए और प्रधानमंत्री भी बन जाए। इससे हाँ, बढ़िया एसेट 75 सालों में भारत को कभी मिला ही नहीं इमरान खान के बजाय। और इसी आदमी की हम भी वेट कर रहे थे। मोदी जी की यही एक ख़ासियत है, कहाँ से किसको निकालेंगे एक हीरे को और वो अपने लिए काम उसको काम पे लगा देंगे। यही तो है जो हमें उन्हें उनके ऊपर फ़िदा करती है। और इमरान खान, मैं बार-बार बोलता हूँ, ही वाज़ सच एन एसेट कि शायद पाकिस्तान आर्मी को भी लगता है कि ये भारत के कहने पर ये सारे काम कर रहा था। आज उसको अंदर किया हुआ है लेकिन एक दिन आएगा व्हेन ही विल बी आउट। पाकिस्तान की आर्मी उसे परमानेंटली अंदर नहीं कर पाएगी। ही विल बी आउट और दोबारा से हमारे लिए वो काम करना शुरू करेगा। जैसे ही वो बाहर आएगा, आई कैन सी वो पहला काम एक ही काम करेगा कि भई हुँ, इसके टुकड़े कर दो। उसने तो पहले भी बोला था अगर मुझे प्रधानमंत्री ना बनाया, मैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दूँगा। भई हमने 4 बोले थे, उसको लगता था कि भई अगर मैं 4 बोल दूँगा लगेगा सुमित जैन की मैं स्पीच बोल रहा हूँ। तो उन्होंने उसको 4 को 3 कर दिया। तो अदरवाइज़ बात वो मेरी ही बोल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में तो चलिए हम भारत के दुश्मनों का सफाया हो ही रहा है, लेकिन कनाडा में, यूके में जैसे हो रहा है और अब तो ये पन्नू वाला चैप्टर जो है, इसको अमेरिका ने कुछ ज़्यादा सीरियसली पढ़ना नहीं शुरू कर दिया है। एफबीआई की सुना है टीम के कुछ मेंबर भारत आ रहे हैं छानबीन करने के लिए, अभी तो टपका भी नहीं है, उससे पहले ही छानबीन किस लिए हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि आप कब टपकाएँगे, हमें बता दीजिए ताकि हम मुँह दूसरी तरफ कर लें। तो उनका जो एफबीआई का जो हेड है, उसका नाम है रे। तो वो हुँ, ही इज़ कमिंग हियर, रे इज़ कमिंग टू टॉक टू रा। देखिए रे, हुँ, रा, रू आप बोलती हैं, तो रे टॉकिंग टू रा और जैसे ही रे यहाँ आ रहा है, पन्नू को लगता है उसे भी होप ऑफ रे दिख रही है। हुँ, तो उसको भी कहीं न कहीं रे दिख रही है कि मैं बच जाऊँगा, ये मेरे मेरे पक्ष की बात करने आ रहे हैं। उसे हुँ, पता नहीं है, हुँ, ये मोदी है। हुँ। पुतिन, जो किसी से घबराता नहीं है, उसने भी बोल दिया मोदी को दबाना और उससे अपनी बात मनवाना इम्पॉसिबल है। कौन बोल रहा है? पुतिन। तो आप समझ सकती तारीफ हैं करते हैं, कि वो तो कितनी तारीफ करते हैं पीएम मोदी की। यस, अभी उन्होंने 2 दिन पहले बोला है कि मोदी हुँ, को दबाना और अपनी बात रखना उनके साथ और उनसे उनके डिसीजंस को चेंज करवाना इम्पॉसिबल है। अगर मोदी जी ने सोच लिया है कि हुँ, जिन्होंने हमारे साथ दुश्मनी मोली है, उन्हें मैं एक-एक करके खत्म करूँगा। पाकिस्तान को और चाइना को नहीं छोड़ा, पन्नू के कौन-सी चीज़ है भई? आप सोच के देखिए, पन्नू को लगता है कि रे मेरे लिए आ रहा है। भई अपने आप को इतना बड़ा वो सिख लीडर समझता है कि एफबीआई का हेड पन्नू के लिए भारत आ रहा है। यही बेवकूफ़ियाँ हैं, जो एक बेवकूफ़ ही सोच सकता है, पन्नू जैसा। ये आ रहा है यहाँ पर फॉर सर्टेन अदर थिंग्स।
आपको हुँ, मालूम है कि जो साइबर क्राइम है, वो बढ़ता जा रहा है दुनिया में और भारत के अंदर नूह जैसे जो एरियाज़ हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। ही इज़ हुँ, कमिंग क्योंकि भारत ने पूछा है कि भई आप साइबर क्राइम के लिए इतना काम कर रहे हैं, वी आल्सो नीड योर हेल्प कि इस साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए भारत के अंदर। तो ही इज़ कमिंग टू टॉक अबाउट दोज़ थिंग्स। सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, बॉर्डर की इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन है। पन्नू इज़ नॉट एन इश्यू एट ऑल। सो जो ये रे ऑफ होप पन्नू लेकर बैठा है, मुझे लगता है कि ये रे यहाँ आया होगा, पीछे से पन्नू टपकाया जाएगा और अमेरिका ये भी बोल नहीं सकता कि भई हमने कराया है बिकॉज़ वो रे तो वहाँ था, हमें तो पता ही नहीं है, किसने कर दिया? वी विल इन्वेस्टिगेट। ऐसा ही आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी, वी विल नाउ इन्वेस्टिगेट किसका हाथ था? इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी 10-20 साल के लिए, तब तक जो 40 लोगों की लिस्ट है, वो निपट जाएगी। और एक चीज़ समझाइए सुमित जी अ, ट्रूडो बोलता रहा निज्जर को लेकर, भारत बोलता रहा कि पहले सबूत तो दो, बिना मतलब के तुम हम पर आरोप क्यों लगा रहे हो? 5 आई की बात होती रही। लेकिन पन्नू के मामले में अमेरिका ने सबसे पहले ये कहा कि हमारे पास सबूत है और फिर वो सबूत की शक्ल में वो गुप्ता उसको उठा के ले आए, हाँ। लेकिन यहाँ आपको नहीं लगता कि बड़ी परफेक्ट सिचुएशन के साथ सामने आया पन्नू के मामले में अमेरिका और अमेरिका आखिर पन्नू की आड़ में भारत पर क्या किसी तरह का कोई प्रेशर डालना चाहता है? क्योंकि भारत जिस तरह से या पीएम मोदी का जो कद इस वक़्त इंटरनेशनल जमात में है, पूरी बिरादरी में है, पूरे देश पूरी दुनिया के देश भारत से अब दबने लगे हैं, तो क्या अमेरिका अपनी धौंस दिखाने के चक्कर में पन्नू की आड़ में कोई नया खेल खेलने की कोशिश में है? देखिए, पहली बात ये है कि अंजू जी, अमेरिका ने पिछले 60-70 सालों में दादागिरी हुँ, पूरे दुनिया में बिछा के हुँ, रखी। जो बिग अमेरिका ब्रदर। ने बोला, बिग ब्रदर ने जो बोला, हर एक हुँ, को सलाम करके, यस हुँ, माय बाप जो आप बोले वही करेंगे। और हुँ, कांग्रेस के टाइम पे हमने देखा है कि ये हुँ, तो बिल्कुल ही उनके सामने लेटते थे और 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट में हमारे जो हुँ, प्रधानमंत्री उसका नाम होता था। अवर प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू से कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, वो बोलते थे टाइम नहीं है, अगले साल हुँ, बात करेंगे। और हुँ, अब स्टेक्स ही उल्टे हैं। वो फ़ोन करते हैं मोदी जी को, "सर, आप हमारे कंट्री में आइए, हम मिलना चाहते हैं।" मोदी जी बोलते हैं, "मैं डायरी देख के देखता हूँ, मेरे पास टाइम कब है?" ये चेंज है और ये जो स्ट्रेंथ है, जो भारत आज की डेट में दिखाता है, कहीं अमेरिका को भी लगता है कि भारत का स्टेटस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। कल को ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, जैसे हुँ, हुँ, चाइना इनके लिए आज प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है। सेकंडली गोरों को एक आदत भी है, जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसको हम एक डेवलप्ड वर्ल्ड बोलते हैं। इन्हें आदत है कि हर एक कंट्री हमारे सामने नतमस्तक होकर ही हमारे से बात करे, झुक के बात करे। और मोदी जी ये बोलते हैं ना मैं हाथ आँख उठा के बात करूँगा, ना झुका के मैं आँख में आँख डाल के बात करूँगा। और अगर तुमने पंगा लेने की बात करी, तो मैं आँख निकाल भी दूँगा। तो इसलिए अमेरिका को ये जो स्टैंड है, भारत का मोदी का, जयशंकर जी का, ये उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है क्योंकि उन्हें आदत नहीं है ये चीज़ें देखने की, वो भी भारत जैसी कंट्री के लिए। इसीलिए उन्होंने भी कनाडा का साथ देना पसंद किया, जबकि उन्हें भी मालूम है कि जो सारे टेररिस्ट हैं, उन्हें पनाह कनाडा देता जा रहा है। बट भाई-भाई हैं, अपने आप को दोनों सेम सिविलाइजेशन के मानते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट करना उन्होंने पसंद किया, भारत को नहीं। कहीं न कहीं ये भी है कि भारत अपना स्टेटस इतना बढ़ाता जा रहा है, मोदी जी का आज की डेट में जो लेवल है, वो बाइडेन से डबल से भी ज़्यादा बड़ा है। तो एज़ अ वर्ल्ड लीडर, बाइडेन की वर्ल्ड लीडरशिप में कहीं स्टैंडिंग ही नहीं है, उसकी अपनी कंट्री में भी स्टैंडिंग नहीं है। हुँ, तो इसीलिए कहीं न कहीं मोदी जी को दबाने के लिए उनको ये दिखाने के लिए कि भैया अपनी औकात में रहो, हमारी इकोनॉमी अभी आपसे 10 गुना बड़ी है या 8 गुना बड़ी है। यू आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ अस, डोंट थिंक कि आप हमें क्रॉस कर सकते हैं या हमारी बातों को क्रॉस कर सकते हैं। ये एक जियोपॉलिटिक्स में ये काम और ये गेम्स ये चलती रहेंगी। अगर आप देखें रिसेंटली भी देखें, जो हुँ, जयशंकर जी की स्टेटमेंट कल या परसों थी कि हमें दबाया जाता है, हमें अनफेयर डिसएडवांटेजेस के अंदर धकेला जाता है, जिसको फ़ेवर करनी होती है, उन्हें फ़ेवर करते हैं, हमें कभी भी फ़ेवर नहीं की जाती। भई डिक्टेटर्स जो थे, उनको तो सपोर्ट करता रहा अमेरिका और यही चीज़ें मोदी जी और जयशंकर जी अब ओपनली बोलते हैं अमेरिका के मुँह के ऊपर, तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता। तो ये काम चलता रहेगा बट अमेरिका के पास भी चॉइस नहीं है। चाइना इज़ ऑलरेडी गोइंग डाउन इन इकोनॉमी। भारत हुँ, इज़ द राइजिंग एट अ वेरी, वेरी हाई पेस। अमेरिका को भी मार्केट चाहिए, अमेरिका को भी अपनी कंट्रीज़ के लिए एक ऐसी मार्केट चाहिए जहाँ पे वो बना भी सकते हैं, हमारे से सामान बनवा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। भारत के सिवाय आप सोच के देखिए 150 कंट्रियाँ और आप एक तरफ कर दीजिए, भारत हुँ, एक तरफ है।
दैट इज द पावर ऑफ भारत राइट नाउ। अमेरिका हमारे साथ पंगा ले सकता है सिर्फ बातों में, लेकिन ऑन एक्शन ही विल नॉट डू एनीथिंग। हमने वो देख लिया, तेल उसने मना किया हमें, रशिया से मत लो, हमने हम्म, बात नहीं मानी। S-400 मत लो, हमने ले लिया। हमने वो सारी हरकतें करी जिसके लिए हमें मना किया गया था। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी शोन दिस इज अवर स्ट्रेंथ। तुम बोल रहे हो, बोलते रहो। एक ही चीज रह गया जिसके ऊपर अब हमने सुनना बंद करना है, वो है ह्यूमन राइट्स, जिसकी वो गुहार लगाते हैं हमेशा ही कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम्म, मुझे लगता है ये भी जिस दिन भारत की सरकार सुनना बंद कर देगी, जैसे चाइना और मिडल ईस्ट नहीं सुनते, आप भी सुनना बंद कर दीजिए। अमेरिका विल बिकम इररेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरफेरेंस इन आवर कंट्री। जिस दिन आप उन्हें ये इंपॉर्टेंस देनी बंद कर देंगे, इनकी बात सुननी बंद कर देंगे, अमेरिका विल बी जीरो इन फ्रंट ऑफ यू। आपको सिर्फ जो जर्नलिस्ट वहां पे आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं, कोई ना कोई आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, कभी केजरीवाल से पैसे ले लिए, कभी कांग्रेस से पैसे ले लिए और आर्टिकल छपते हैं। और लिब्रांडो भी वहां पर बैठकर, आजकल तो भारत से भागकर वहीं चले गए हैं, तो वहीं पे बैठकर वो आजकल पत्रकारिता कर रहे हैं, आप समझती हैं, जो कि रबिश फैलाने के लिए माने जाते हैं। तो ये हम्म, सारे लोग वहां बैठकर जो ये रायता फैलाते हैं हमारे खिलाफ, आप इनको इररेलेवेंट करने के लिए आपको सुनना बंद करना पड़ेगा। और जैसे हमने पाकिस्तान को सीधा कर दिया कि भाई आप जितना बोलोगे उतने ज्यादा आपके ऊपर हम लोग अटैक कराएंगे, वही काम आप इनके साथ करेंगे, जितना वो बोलेंगे उससे ज्यादा आप काम करेंगे, ये परमानेंटली बोलना बंद कर देंगे। यही एक सॉल्यूशन है। दिस इज द लास्ट थिंग विच इज कॉल्ड द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ लिब्रांडूस एंड द वेस्ट वर्ल्ड। पर एक चीज और है, अभी जैसे ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 3 में बीजेपी की सरकार बन गई, इससे भी तो वर्ल्ड, सॉरी, चार, 4 राज्य, नहीं नहीं 5, नॉर्थ ईस्ट भी तो है। वही कह रहा आपने हूँ ना, इसीलिए, 5 में से 4। हाँ, चौथे में भी बना ही लेंगे क्योंकि आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं ना, वहां पे भी तो एबीवीपी का ही पुराना बंदा बैठा हुआ है, इसीलिए वहां पे भी बना ही लेंगे। लेकिन ये जो 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली, आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, इसमें भी तो जाता होगा ना ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कि देखिए मोदी किस तरह से पावरफुल फुल हो रहे हैं, भारत के अंदर लोगों का भरोसा उन पर बढ़ रहा है। क्योंकि ये जितने भी विपक्षी पार्टी ये तो इसी मौके में बैठी रहती है कि कहीं ना कहीं इस राज्य में हारे, यहाँ हारते तो वो बड़ा सा मुद्दा बना देते। राहुल गांधी इसीलिए तो चुनावों के बाद विदेश जाने के चक्कर में थे और फिर दौरा कैंसिल करना पड़ा जब अपनी भद पिट गई अपने देश में। देखिए, मैं इंटरनेशनल जो मीडिया है, मैं उसे बड़ा फॉलो करता हूँ। और मैंने हम्म, ये चीज देखी है कि इस जो स्टेट के इलेक्शंस थे, ये कभी भी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होता है। इट्स अ हम्म, इंटरनल मैटर। जनरली लोकसभा जो इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में ही डिस्कशंस होती हैं। पहली बार मैंने इंटरनेशनल मीडिया के अंदर देखा है कि ये स्टेट इलेक्शंस को डिस्कस किया गया कि हम्म, मोदी जी इज नाउ अनस्टॉपेबल। जैसी हम्म, जीत मिली है, जैसे सेकेंडली वो वर्ड भी यूज करते हैं, हिंदू नेशनलिस्ट, कि मोदी इज अ हिंदू नेशनलिस्ट। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, सारे हिंदू एकजुट हो गए हैं, एक झंडे के हम्म, नीचे खड़े हो गए हैं और वो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि नाउ मोदी इज मच मोर स्ट्रोंगर ऑन अ पॉलिटिकल फ्रंट लोकली। वो बोलते हम्म, हैं सभी कि हम्म, इंटरनेशनली मोदी जी बहुत स्ट्रांग थे, भारत के अंदर वो वीक थे। लेकिन अब हम्म, उन्होंने ये बात बोलनी बंद कर दी है कि मोदी जी ने कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाई है कि लोकली भी उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़नी शुरू हो गई। भाई वो सिर्फ इसलिए कि कर्नाटका हार गए थे या एक हिमाचल हार गए थे, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी मैजिक इज ओवर और हम्म, 24 के अंदर इनको जीत कर आना इम्पॉसिबल होगा। हमारे पड़ोसी मुल्क वो भी ऐसे हम्म, सोचते थे, चाइना के अंदर भी ये बातें होती थी कि शायद जो मोदी मैजिक है वो नीचे आना शुरू हुआ है। मोदी माइट बी नॉट वेरी इजी फॉर हिम टू विन 2024 इलेक्शंस। और ये उनकी विश भी थी और ये उसी ताक में भी थे। लेकिन ये जीत के बाद सबके जो इरादे हैं उनके ऊपर ताला लग गया है, मुंह के ऊपर भी ताला है। और इंटरनेशनल मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया, लेट्स टॉक अबाउट 29, 24 तो गयो। प्लस हम्म, ये 24 गयो हम बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं नाउ राहुल गांधी हैज टू कम विद सम काइंड ऑफ अ टूल किट जो मोदी को हरा सकता है। वो टूल किट क्या होगी, वो मैंने पहले बोला है, जातियों में बांटकर जातियों की लड़ाई कराई जाए। मोदी को हराने का एक ही तरीका रह गया इनके पास कि यहाँ दंगे कराए जाए। मैं इसलिए भारतीयों को बार बार बोल रहा हूँ, अपनी आंखें खोल के रखिए, इनकी एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह जी ने भी दिग्विजय सिंह को जैसे सुनाई है,
पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कि मुझे मालूम है तुमने जातियों में बाँटकर दंगे कराने की बात कर रहे हो, हम ये ना काम नहीं होने देंगे। तो कहीं न कहीं लोगों को भी इस गेम के अंदर, इस गंदी गेम के अंदर फँसना नहीं है। इनकी बातों में मत फँसिए। 70-75 सालों से आप इसी गंदी चीज़ों में, ये जो जाति वाला चक्कर है, इसमें फँसकर आपने कांग्रेस को जिताया है और अपने देश की और अपनी लाइफ़ की आपने हालत देखिए क्या कर ली है। अब इस चीज़ों से बाहर निकलिए, भारतीय बनिए और भारत को आगे लेके जाना शुरू करिए। 2047 में अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो कांग्रेस मुक्त भारत आपको बनाना पड़ेगा और ये आपके और मेरे हाथ में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ इस वक़्त सुमित जी कम से कम 2280 लोग इस वक़्त हमारी इस डिस्कशन को देख रहे हैं, आपको ध्यान से सुन भी रहे हैं। और एक जो नैरेटिव सेट किया जाता है ना, एंटी मोदी, एंटी इंडिया, इसको समझने की भी ज़रूरत है। लोग बड़ी जल्दी फँस जाते हैं। जैसे कि एक बात है जिसका ज़िक्र मैं और आप बार-बार करते हैं, अपनी कई प्रोग्राम्स में हम कर चुके हैं कि पीएम मोदी भी संतुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टिकरण की नहीं, संतुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसको लेकर कई सारे वीडियो, एक्स पर भी बहुत सारे मैसेजेस अक्सर आते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि वो एक फेक नैरेटिव है। वो उन लोगों के लिए, उन लोगों को बरगलाने की कोशिश है जो पीएम मोदी में, बीजेपी में भरोसा करते हैं। देखिए अंजू जी, पहली बात ये है कि आज की डेट में ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने आपको हुँ, पहले बोला मैं चाइना में रहता हूँ। यहाँ पर जो नैरेटिव्स को स्प्रेड किया जाता है, उसका एक स्टाइल है कि हुँ, आपको एक चीज़ को इतना स्पिन करना है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बार-बार ताकि लोगों के दिमाग में वो घर कर जाए। वही सेम स्ट्रैटेजी भारत के अंदर भी अभी चल रही है। आप कांग्रेस का कोई भी हैंडल ले लीजिए या इनके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके थाउज़ेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो ये काम इन्होंने करना शुरू कर दिया ऑन द किसके इशारे पे? चाइना के इशारे पे, क्योंकि चाइना हुँ, नहीं चाहता कि मोदी जी वापस आएँ। ये जी। लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाइना की कितनी फंडिंग है इन सभी चीज़ों के लिए और कांग्रेस के पैसे दिए जा रहे हैं, प कांग्रेस के पाले हुए, आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड डॉग्स, बट व्हाटएवर यू कैन कॉल देम, मैंने डॉग वर्ड यूज़ नहीं किया है। तो ये जो पाले हुए कांग्रेस के लोग हैं, इन डॉग बुरा सबको मान जाते हैं, पैसे डॉग बुरा मान जाते हैं, डॉग बुरा हाँ, मान तो जाते हैं, इसलिए मुझे बुरा इसलिए मैंने लगता है। नाम नहीं लिया, व्हाटएवर यू कॉल देम। ये गद्दारों को जो पैसे पहुँचाए जाते हैं, नैरेटिव्स करने खड़े करने के लिए। अब ये नैरेटिव क्यों है? क्योंकि देखिए कहीं न कहीं बीजेपी का जो वोटर है, वो सनातनी है, वो पक्का हिंदू है। वो कुछ भी हो जाएगा, वो कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, वो बीजेपी को ही वोट करेगा। इन्हें तोड़ने के लिए अब इनके दिमाग में एक पॉइंट बिठाया जा रहा है कि मोदी जी, जो ये अशांति फैलाने वाले हैं, इनके साथ मिलकर ये उन्हें उन्हें खुश करने की बातें करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं। ओ भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़, सारा कुछ जो था वो कांग्रेस के टाइम पर ही खुला हुआ था। इन्हें अब आहिस्ता-आहिस्ता करके बंद करने की बातें आ रही हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर हमने ऑलरेडी काज घेरनी शुरू कर दी। मदरसे हुँ, कितने बंद कर दिए यूपी में, असम में, आपके सामने है। जहाँ-जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, बुलडोज़र वहाँ पर सीएम बनने से पहले ही पहुँचने शुरू हो जाते हैं। सो जो आप बोल रहे हैं कि संतुष्टिकरण है, तुष्टिकरण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। येस, एक काम मोदी जी ने ज़रूर किया है, वो ये है कि वो जैसे भी हैं, अशांति वाले हैं भारतीय आज की डेट में। इनको अब आप उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते। मेरी तो ये सलाह है कि किसी भी तरीके से इनको मेरे पास चाइना में भेज दीजिए, शिनजियांग में भेज दीजिए, बाकी काम मैं करवा दूँगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, तो जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी इज़ डूइंग वन थिंग व्हिच इज़ वुमेन ऑफ मुस्लिम्स। इनके लिए जो काम किया है और वो भी बोलती हैं कि इनके कारण, मोदी जी के कारण पहली बार हमें भी सम्मान मिल रहा है अपनी लाइफ में। अब हम भी डिक्टेट करते हैं चीज़ों को कि हम ये ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। तो हुँ, कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि हमें सम्मान मिला है। पहले तो हमें एक एक जानवर की तरह यूज़ किया जाता था फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड। अब ये ओपनली कई वीडियोज़ देखी होंगी आपने। उन्होंने बोला कि देखिए पहली बार हमारे घर में बिजली आई है, सिलेंडर आया है, हम गैस यूज़ उनको कर सकते हैं, सर शौचालय उनको हैं, मकान सर उनको मकान दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मका आवास योजना के तहत। आप उत्तर प्रदेश में देखो कितने मकान दिए गए हैं। वहाँ तो कोई यस भेदभाव नहीं किया गया है, सबको दिए गए हैं। मेरा जो मैं जब भारत में हूँ तो मेरे पास एक ड्राइवर भी है यहाँ पर, तो जो हुँ, उसका नाम भी लक्ष्मण है। तो हुँ, वो उसको जो ये आवास योजना है, वो जयपुर का है, उसको वहाँ पर मकान मिला है, 15 लाख रुपए में मकान है, उसके ऊपर सब्सिडी भी थी। आई वाज़ सरप्राइज़्ड और वो मुझे लेके भी गया अपने मकान में कि देखिए मेरा ये फ्लैट बन रहा है एंड मोदी जी दे रहे हैं मुझे। तो ये जो जज़्बा है लोगों के अंदर कि भई मैं अपना मकान में
आज तक सारी उम्र मैंने किराए के मकान में रहा हूँ, लेकिन पहली बार जितना मैं किराया देता हूँ, उतनी मेरी किश्त में मेरा मकान बन रहा है, जो कि पैसे भी मुझे गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। ये हुँ, एक ऐसा सम्मान है, जो लोग भूल नहीं सकते और उसपे कहीं कहीं भी इन्होंने ये नहीं बोला, जैसे कांग्रेस बोलती है कि हम हुँ, हॉस्पिटल खोलेंगे तो अशांति वालों के लिए, यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो अशांति वालों के लिए, कोई भी पॉलिसी आएगी अशांति वालों के लिए। मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ लोगों में जिसको इस पॉलिसी की ज़रूरत है, उसको मैं ये चीज़ देने वाला हूँ। अब तो इन्होंने यात्रा भी शुरू कर दी है, जो वैन गाँव-गाँव जाकर लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है। उनको बोलती है विकसित भारत के लिए ये वैन है। अगर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं मिली, दे डोंट आस्क यू तुम्हारी जाति क्या है? तुम कौन से धर्म को बिलॉन्ग करते हो? वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। अगर आपको नहीं मिली, आपके फॉर्म अभी भरते हैं, अभी से आपके डायरेक्ट ट्रांसफर आपके खाते में होना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पॉलिसीज़। तो जो लोग बोलते हैं कि ये तुष्टीकरण है और है, बीजेपी ने भी शुरू कर दिया। आई एम सॉरी टू से मैं भारत के बाहर बैठ के मुझे सच्चाई दिखती है, आपको वहाँ बैठ के भी दिखती नहीं है। अपनी आँखें खोलिए, ये जो नैरेटिव्स हैं कांग्रेस की तरफ से, इसमें फँसने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, आपका कोई सुधार नहीं कर सकते। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना शुरू कीजिए, 24 में लात मार के इनको परमानेंटली बाहर निकालो। और अब तो देखिए 370 वाला मामला भी सुलझ गया है, रोना-गाना बंद हो गया है, अब कोई मुद्दा नहीं रहा, राम मंदिर आ रहा है, तो अब तो अच्छा-अच्छा ही सब कुछ होने वाला है, राम राज्य की दिशा में तो ये सब कुछ हो रहा है। और मुझे तो ये लग रहा है कि मुद्दों के नाम पर विपक्ष के पास कुछ र लेना-देना नहीं बचा हुआ है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो ना कहते हैं ना अपनी लकीर को लंबा करो, वो मिटाने में लगे रहते हैं। लेकिन उनको अपनी लकीर को कुछ उनके पास कुछ प्रोग्राम हो ना सर, कोई एजेंडा हो कि हम ये करेंगे भारत के लिए, उसकी बात होनी चाहिए ना। इतना कुछ हो रहा है, मैं तो कई बारी डिजिटल जिस तरह से पेमेंट होती है, आप उसको देखो, दुनिया में नंबर 1 है भारत। बाहर के जितने भी नेता आते हैं, कितने हैरान होते हैं, लेकिन इस देश में जो लोग बैठे हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या है? देखिए, आपने बोला कि उनको चाहिए कि भारत के लिए कुछ करे। वो बोलते हैं हमें भारत के लिए कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जो भारत माता है वो तो सोनिया गांधी हैं और जो हमने करना है वो तो इंडी अलायंस के लिए करना है। तो भारत के लिए करने की बजाय वो इंडी अलायंस के लिए करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि भई 26 चोर हैं हम लोग, ये 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं, कौन-कौन कितना-कितना हिस्सा लेगा? तो उसी की सारी तैयारी है कि 600 बिलियन हमने आपस में कैसे बाँटना है। तो उसी की अभी तक जो ये 19 तारीख को इनकी मीटिंग भी होने वाली है, वो इसी बातों की है कि भई ये मैं नहीं, हम। इनका हुँ, नारा है मैं नहीं हुँ, हम। मतलब कि मोदी जी बोलते हैं ये जो 600 बिलियन है, ये देश के लिए है व्हिच इज़ भारत। ये बोलते हैं ये 600 बिलियन हमारे लिए है, ये हुँ। सभी के लिए, ये मेरा नहीं है, हमारा है। तो ये इसलिए बोलते हैं कि 26 चोरों ने इकट्ठे मिलकर सबको डिवाइड करना है। तो उसकी परसेंटेज अभी हो नहीं रही है। केजरीवाल बोलता है भई तुम तो हारे हुए आदमी हो। राहुल गांधी को हुँ, बोल रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा परसेंटेज क्यों चाहिए? और वैसे भी तुमने 75 सालों में कमाया है, हम तो अब नए-नए आदमी आए हैं, हमारी जेब तो खाली है और हमने क्या है, अभी थोड़ा-सा शीश महल ही तो बनाया है, बाकी हमें कुछ और पैसे भी चाहिए। तो ये अभी थोड़ा-सा 19 तारीख को इनकी टकराव होने वाली है। देखते हैं उसके बाद कितनी भी सेटलमेंट होती है एक-दूसरे की और ममता बनर्जी तो कहती हैं कि भई मेजर शेयर तो मेरे पास होना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि ओहो! मेरे बिना कैसे काम चल जाएगा और टॉटी चोर हुँ। बोलता है मैं तो शुरू से ही टॉटी चोर था। भैया मेरा काम तो तो आप सोच सकती है कि ये सारी बातें होने वाली हैं। छोटी चोर और वो लालू प्रसाद यादव तो कल से ही सदमे में चले गए ना, जब से मोहन यादव को सीएम बनाया गया मध्य प्रदेश में, उनकी दुकान तो तभी बंद हो गई, क्योंकि ये 2 परिवार ऐसे हैं यूपी और बिहार के, जिनको लगता है कि यादव वोट बैंक पर इन्हीं का एकाधिकार है। अब मोहन ट्रू। यादव का नाम सुन के इनकी सबकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई कि अब ये वोट, क्योंकि यूपी और बिहार को भी तो जीत लिया है ना बीजेपी ने, इस एक अरे कदम से। अंजू जी, एक सब आई वाज़ शॉक्ड जैसे हुँ, इन्होंने सारी जातियों को जैसे अब जाति वाली बात कर रहे हैं, जो कि हमें करनी नहीं चाहिए। दे हैव लेकिन मेड एवरीबॉडी हैप्पी। बेशक हैप्पी वो ब्राह्मण था, बेशक वो एससी हाँ, था, बेशक हाँ, वो यादव थे, कोई भी हुँ, छोड़ा नहीं है इन्होंने। अब हुँ, जो ऑपोजिशन है उसके सारे मुद्दे ही खत्म कर दिए और 2-2 उप प्रधान चीफ मिनिस्टर्स भी हाँ, एक सब चीफ जगह मिनिस्टर है, दूसरा सभी स्टेट्स के अंदर 2-2 कर दिए सो दैट देयर इज नाउ परफॉर्मेंस। सबको खुश भी कर दिया, सारी जातियों को लेके भी चले गए। अब जाति का कार्ड ही खत्म कर दिया है मोदी जी की इस मास्टर स्ट्रोक में और चेहरे सारे नए। आप देखिए नया चेहरा बॉस है और जो पुराने कुछ चेहरे भी थे दे आर सेकंड द लाइन। तो कहीं न कहीं उनके एक्सपीरियंस को भी यूज़ किया जाएगा ताकि जो नया चेहरा है उसे सपोर्ट करने के लिए और ये बीजेपी की सरकार है, एक दूसरे की टाँगें नहीं खींचती, जैसे कर्नाटका में, हिमाचल में और हुँ। बाकी जगह पे आप देखते हैं।
बिल्कुल। एक सवाल ले लेते हैं, प्रभाकर पाठक लिख रहे हैं, कैन इंडिया बी कंसीडर्ड एज़ न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड मैम विद द प्रेजेंस ऑफ बॉस टिल 29? क्या कहेंगे आप? प्रभाकर जी, प्रभाकर जी, मुझे ये वर्ड सुपर पावर ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हुँ, सुपर पावर की रेस में अमेरिका और चाइना है। दे बोथ वांट टू बिकम अ सुपर पावर। हुँ, हम सुपर पावर की रेस में ही नहीं है, इसलिए सोचना बंद कर दीजिए कि वी आर अ सुपर पावर। वी आर जस्ट अ ग्लोबल पावर। दुनिया में एक ही ग्लोबल पावर है आज की डेट में, सुपर पावर भी एक ही है, विच इज अमेरिका। लेकिन अमेरिका के पास भी पूरे वर्ल्ड में वो सपोर्ट नहीं है जो हमारे पास है। मोदी जी बिल्कुल, की अगर कोई इनकम है पिछले 10 सालों में, साढ़े 9 सालों में, वो है कि हमने सबको अपने साथ दिल से जोड़ा है। एंड छोटे-छोटे देशों एवरीबॉडी छोटे-छोटे फील्स देशों को कैसे जोड़ा हमने? सबको हमने दिल से जोड़ा है। और दिल से भी ऐसे जोड़ा है कि जब मोदी जी जाते हैं, तो उनके पैरों को हाथ लगाया जाता है, जो कि उनके कल्चर का पार्ट नहीं है। ये आप तभी करते हो जब आप किसी के साथ दिल से जुड़ते हो। मोदी जी ने जैसे ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया भारत आज की डेट में, 120 कंट्रीज़ हैं, जिसके हम हुँ, लीडर हैं। जी20 में अगर किसी को रिस्पेक्ट मिली इस बार, तो भारत को थी। जी7 में हम लोग मेंबर नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी जाकर मैंने देखा कि जो जो रिस्पेक्ट थी मोदी जी के लिए जी7 कंट्रीज़ के अंदर, इट वाज़ रिमार्केबल जब जापान के अंदर ये हुई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए तो बोलते हैं कि यू आर द बॉस। बॉस। यूके में जाते हैं तो उनका जो जॉनसन उनका जो प्रधानमंत्री था, तो उन्होंने बोला देयर इज़ ओनली वन मोदी इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो चीज़ है, इससे पता लगता है आपको कि भारत बिकॉज़ ऑफ मोदी जी इज़ अ ग्लोबल पावर ऑलरेडी। अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। जिस दिन आप सब इकट्ठे होकर भारत की इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट बना देंगे अगले 1 साल में, व्हिच इज़ पॉसिबल। हम सिर्फ 200-300 बिलियन डॉलर्स पीछे हैं जर्मनी से और जापान से। आप हुँ, भारत को थर्ड लार्जेस्ट बना दीजिए, यू विल ऑटोमैटिकली बिकम अ ग्लोबल पावर विदाउट सेइंग। और ये कैसे कर सकते हैं? ये मैंने पहले भी समझाया है। जस्ट यूज़ ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस। आप जो जितनी पेमेंट्स करते हैं, कैश को बंद कर दीजिए। क्योंकि जो कैश है वो तो मोदी जी ने आपकी जेब से निकलवा ही लेना है, जैसे हमने अभी देखा है छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ है। तो ये आपके घर से पैसे निकल जाने हैं और 500 के नोट भी डिमोनेटाइज होने वाले हैं। ये 2024 से पहले या बाद में ये काम भी हो जाएगा। इसलिए जल्दी-जल्दी से पैसे निकाल दीजिए, ऑनलाइन आपने ट्रांज़ैक्शंस कीजिए। जितनी आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस करेंगे, उतनी जल्दी से हमारी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी और 1 साल चाहिए सिर्फ। आपने वी कैन रीच देयर। आपने ना आपने साहू एंड कंपनी को डरा दिया है, उनके यहाँ से 500-500 के नोट ही निकल रहे हैं, देखो 350 करोड़ निकल चुका है। उस साहू जैसे और भी जो साहूकार होंगे, वो सब डर गए होंगे आपकी इस बात से कि 500 के नोट भी बैन होने वाले हैं। देखिए, ये तो होना ही है। 500 के नोट भी मुझे लगता है कि मोदी जी बंद करने वाले हैं और ये होना भी चाहिए। जितनी छोटी करेंसी आपकी होगी, उतना कम ये जो 2 नंबर में काम करते हैं, ब्लैक मार्केट है, ये खत्म होती है। आप कोई भी बड़ी इकोनॉमी देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, यूके देख लीजिए, किसी का भी 50 या 100 से बड़ा नोट ही नहीं है। जब आप बड़े नोट लेते हैं, उतनी ही इन्फ्लेशन, उतना ही करप्शन बढ़ती है। और मुझे तो लगता है कि 100 का भी नोट भारत में खत्म करके आप 50 का मैक्सिमम रख लीजिए। दैट इज़ बेटर बिकॉज़ जितनी दिक्कत होगी इनको उठा के लेके जाने के लिए, उतना ही अच्छा है। एंड दैट इज़ हाउ क्विकली वी कैन ट्रांज़िट जो कैश से हम काम करते हैं, वहाँ से ऑनलाइन करने के लिए छोटी हुँ, करेंसी ही आपको चाहिए। मैं ऑलरेडी इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ से भेजी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जब सेमिनार्स होते हैं, मैं हमेशा सेमिनार्स में जाता हूँ, मिनिस्टर्स भी आते हैं यहाँ पर। दे ऑलवेज़ से दे आस्क ये पहली बार मैंने देखा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट हमारे जैसे जैसे लोग हैं या डायस्पोरा से बात करते हैं, जो इंडस्ट्री हुँ, में हम काम करते हैं, हमारे से बात होती है, तो दे आस्क अस कि भारत को आगे लेके जाने के लिए आपकी सजेशन क्या है? आप यहाँ पर जो काम करते हैं, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स कौन-कौन सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है? तो वी गिव देम द सजेशन कि आप करेंसी के नोट्स को कम कर दीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप 100 का भी खत्म कर दीजिए, मैक्सिमम 50 का होना चाहिए। एंड दैट इज़ वेयर जब आपकी जो करेंसी की पावर है, वो बढ़नी हुँ, शुरू होगी, वैल्यू बढ़ेगी। बिकॉज़ एवरीथिंग विल बिकम डिजिटल, एवरीथिंग विल बी थ्रू द बैंकिंग सर्कल्स। आपकी हुँ, इकोनॉमी एकदम से 1 और 2 ट्रिलियन डॉलर्स इमीडिएटली बढ़ जाएगी। यू विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट और यही चीज़ चाहिए। तभी आप बिल्कुल। ग्लोबल पावर बनेंगे। बिल्कुल, ग्लोबल पावर बनने के लिए और सुपर पावर बनने के लिए यही सब रास्ते हैं जिनको अपनाना हम सबके लिए ज़रूरी है और मोदी है तो मुमकिन है, ये हम भी कहते आ रहे हैं और श्याम सुंदर स्याग जी भी यही बात कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है और हमें बनाना अब हमें ये मुमकिन बनाना है कि 2024 में वो
बीजेपी 350 से ज्यादा सीट लेकर आए और 400 प्लस। एनडीए एनडीए कुल मिलाकर 400 से ऊपर सीटें लेके आए, तभी यस। ये सब कुछ मुमकिन होगा। तो आज हमारी चर्चा तो सुमित जी पाकिस्तान में जो हमला हुआ है वहां से शुरू हुई थी, लेकिन हम वहां से होते होते अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते वापस देश में लौट आए। तो लेकिन बहुत सारे जो लोग हमारे साथ जुड़े और इस वक्त भी 2700 क्या से ज्यादा लोग हमें देख सुन रहे हैं और बहुत दूर दूर से मैसेजेस आ रहे हैं। सबके मैसेजेस नहीं ले पाते, जो लोग सवाल पूछते हैं उस सवाल पर हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रीटिंग्स लिखते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है कि उस पर कोई बात की जाए। लेकिन सुमित जी आपने वक्त निकाला, इस चर्चा में जुड़े और हमने अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि नैरेटिव जो होते हैं फेक नैरेटिव्स, उन्हें जरूर समझें। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सब भी थैंक यू। हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े, इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।